संसाधन भूगोल के अंतर्गत अपन अध्ययन कर रहे थे रिसोर्स ज्योग्राफी में, विशेष करके जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो मानव संसाधन है। मानव संसाधन का जो चल रहा था मैटर, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने मानव संसाधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की कि मानव संसाधन, मानव स्वयं में एक जैविक संसाधन है जो किसी वस्तु का उत्पादन करता, उपभोक्ता, उसका उत्पादक है और उत्पादनकर्ता स्वयं है। इस पूरे पृथ्वी जगत पर, पृथ्वी के समस्त संसाधनों में मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण जो मानव संसाधन का जो मुख्य पार्ट है, उसमें जो मुख्य भूमिका है वो मानव संसाधन के अंतर्गत है। उसमें पॉपुलेशन की आती है, जनसंख्या अर्थात मानव संसाधन, क्योंकि जनसंख्या मानव पर लागू है। जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की घनत्व है, उसकी साक्षरता, जनसंख्या का वितरण, ये सब मानव संसाधन में आते हैं। तो आज रिसोर्स ज्योग्राफी में, संसाधन भूगोल में और विशेष करके ह्यूमन रिसोर्स के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी के समस्त संसाधनों में मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव ही प्राकृतिक पदार्थों की जो नेचुरल पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, उन प्राकृतिक पदार्थों को संसाधन के रूप में परिवर्तित, संसाधन के रूप में विकसित मानव ही करता है। कहने का मतलब कि मानव ही प्राकृतिक पदार्थों को संसाधन के रूप में विकसित करता है। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि, जल, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा के संसाधनों, प्राकृतिक जो वनस्पति है, जीव जंतुओं का उपयोग है, और इन सभी का उपयोग करके जैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि, जल, कृषि, पशुपालन, ये सब खनिज, ऊर्जा के संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं का उपयोग करके उत्पादन और संगठन, उत्पादन के साथ साथ में कृषि जो जिसको अपने एग्रीकल्चर कहते हैं, कृषि और विनिर्माणकारी जो उद्योग, पशुपालन, व्यापार, परिवहन आदि का विकास करता है। कहने का मतलब है कि मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सभी प्रकार के जो मिट्टी है, जल है, ऊर्जा के संसाधन है, प्राकृतिक वनस्पति है, जीव जंतु है, भूमि, ये सभी प्रकार की जो उनका उपयोग करके उत्पादन, कृषि, पशुपालन, विनिर्माण उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि का विकास करता है। कहने का मतलब है कि सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंध तथा सांस्कृतिक विकास करता है। यानी कि सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंध तथा सांस्कृतिक विकास मानव करता है। वह अपनी शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं अपने, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके संसाधनों के सभी प्रकार के संसाधनों से संस्कृति का निर्माण करता है। इसलिए समस्त भौगोलिक अध्ययन में मानव का
अपना केंद्रीय स्थान है। पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन में, पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन में मानव की जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि मानव की जो संख्या है, मानव की संख्या जिसको अपन पॉपुलेशन बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं, और उसके प्रादेशिक वितरण, वृद्धि, संरचनात्मक उनकी विशेषताएं, उनकी क्षमताओं तथा उनकी समस्याओं का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि संपूर्ण पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन में मानव की जो संख्या है, जिसमें जनसंख्या एक शब्द आता है, उसके प्रादेशिक वितरण यानी कि जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण, वृद्धि, संरचनात्मक विशेषताएं, उनकी क्षमताओं, कैपेसिटी तथा उसकी समस्याओं का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वयं मानवीय जो शक्ति है, उनकी बौद्धिक ज्ञान है, स्वयं मानवीय शक्ति, बौद्धिक ज्ञान व प्रौद्योगिकी, जिसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, प्रौद्योगिकी, किसी भी देश के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्वयं मानवीय शक्ति, बौद्धिक ज्ञान, प्रौद्योगिकी सभी किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। इसके बल पर ही, इसके बलबूते पर ही, यानी मानवीय क्षमताओं, मानवीय शक्ति, उनका बौद्धिक ज्ञान, प्रौद्योगिकी, इनके बल पर ही विभिन्न राष्ट्रों ने अपना विकास किया है। संपूर्ण जो विभिन्न विकसित, विकासशील और अल्प विकसित जो 3 कैटेगरियां संसार में हैं, विकसित, विकासशील, ये सब इन चीजों से निर्धारित होता है। पृथ्वी पर जो आधुनिक मानव का जो एक अवतरण है, वो लगभग यूं समझिएगा कि 1,50,000 वर्ष पूर्व, जिसको अंतर्निहित काल बोला जाता है, 1,50,000 वर्ष से 50,000 वर्ष पूर्व हुआ था, अंतर्निहित काल बोला जाता है जिसको, यानी आधुनिक मानव का जो अवतरण है वो अंतर्निहित काल में हुआ था। यद्यपि मानव के जो एक उत्पत्ति स्थान है उसके बारे में निश्चित सूचना प्राप्त नहीं है, लेकिन सामान्यतः मानव का जन्म अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि सामान्यतः जो मानव का जन्म है वो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था, और बाद में उसका जो प्रसार है एशिया व यूरोप में हुआ, और प्राग ऐतिहासिक काल में भोजन संग्रहण की जो उनकी आवश्यकता जो बढ़ी, भोजन संग्रहण की अवस्था के दौरान पृथ्वी पर संभवतः 3 व्यक्ति प्रति 100 वर्ग मील क्षेत्र पर निवास करते थे। कहने का मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले उसका जन्म हुआ और बाद में उसका प्रसार एशिया व यूरोप में हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल में भोजन संग्रहण की अवस्था के दौरान पृथ्वी पर सामान्यतः 3 व्यक्ति प्रति वर्ग जो मील क्षेत्र है
उस पर निवास करते थे। और पाषाणकालीन मानव कुछ दर्जन परिवारों के साथ, पाषाणकालीन मानव कुछ दर्जन परिवारों के समूह में रहता था। 10,000 वर्ष पूर्व जो कृषि क्रांति होने पर, कृषि की एक क्रांति आई थी, क्रांति होने पर विश्व की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई और आज से 8 या 10,000 वर्ष पूर्व जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया के अर्धचंद्राकार प्रदेश में कृषि का प्रारंभ हुआ, जो बाद में सिंधु घाटी, नील घाटी, नील नदी की घाटी यानी कि वांगो नदी घाटी जैसे ये प्राचीन सभ्यताएं हैं, संभवतः एंडीज पर्वतमाला में फैली। कहने का मतलब है कि विश्व की जनसंख्या में जो तेजी से वृद्धि हुई थी वो आज से 8 से 10,000 वर्ष पूर्व जो मेसोपोटामिया के प्रदेश में कृषि का विकास हुआ था, कृषि का प्रारंभ हुआ था, उसके साथ में ये तेजी से फैली और बाद में सिंधु घाटी सभ्यता है, नील नदी घाटी सभ्यता है, हांगो है, वांगो नदी है चाइना में, हांगो घाटी और एंडीज में फैल गई। और पुरातत्व के साक्ष्यों के आधार पर, पुरातत्व के साक्ष्यों के अनुसार उस समय जनसंख्या का घनत्व मात्र 27 व्यक्ति प्रति वर्ग मील रहा होगा, ऐसा माना जा रहा है। कृषि का प्रसार होने पर अगले जो 4,000 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 87 मिलियन होने का अनुमान है। तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स में पॉपुलेशन की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, जिसको अपने मानव संसाधन का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, मानव संसाधन का जो प्रारूप एक मानते हैं, उसमें जनसंख्या में होती है जनसंख्या, द नंबर ऑफ पर्सन्स, संख्या, और वो जनसंख्या जनसंख्या यानी जन की संख्या। यदि नगरों की बात आए, क्योंकि नगरों का निर्माण, नगरों का प्रसार, नगरों का उदय ये मानव ने किया, तो ह्यूमन रिसोर्स में इसका अध्ययन करना बड़ा अति आवश्यक हो जाता है। नगरों का उदय जो माना जाता है, वो जो नगरों का उदय अर्थात जो मकान सभ्यता है, तकला मकान सभ्यता के विकास की द्वितीय क्रांति था। कहने का मतलब है कि नगरों का उदय एक मकान सभ्यता का विकास जो उनकी द्वितीय क्रांति थी, इससे अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन तो हुए, परंतु विश्व की जनसंख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। और इतना अवश्य है कि नगरों में गांवों की यानी नगरों में ग्रामों की अपेक्षा अधिक घनी जनसंख्या थी, यानी गांवों की अपेक्षा प्राचीन काल में पहले भी नगरों में जनसंख्या अधिक थी। इस युग के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 133 से 300 मिलियन होने का एक अनुमान है। मध्य युग के अंत तक, आधुनिक युग के प्रारंभ होने तक, आधुनिक युग के जो प्रारंभ होने तक यानी आधुनिक युग कब माना जाता है? 1650 ईस्वी का, 1650 ईस्वी का काल है वो आधुनिक युग माना जाता है। 1650 ईस्वी के बाद का आधुनिक युग के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब है कि मध्य युग के अंत तक और आधुनिक युग के प्रारंभ होने तक विश्व में 500 से 600 मिलियन जनसंख्या होने का अनुमान। इस काल में विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या में अनेक प्रादेशिक परिवर्तन हुए हैं। यूनानी राज्यों, स्पेन, इटली, इन देशों में जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है। आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति के कारण, आधुनिक युग में औद्योगिक युग जो क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति के कारण जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई। यानी 17वीं शताब्दी के मध्य में जो एक 470 से 545 मिलियन, 470 से 545 मिलियन जनसंख्या का अनुमान था, जो 1950 ईस्वी तक बढ़ करके
और 2500 मिलियन तथा 200 ईस्वी में 7000 मिलियन तक पहुंच गई। इस प्रकार 3 शताब्दियों में, अब ये 3 शताब्दियां कौन सी, 1650 से लेकर के 1950 तक, 1650 से लेकर के 1950 अर्थात 3 शताब्दियों में जनसंख्या में 5 गुना वृद्धि हुई। जनसंख्या की इस तीव्र वृद्धि का मूल कारण उत्पादन का एक व्यवस्थित, जिसको बोलते हैं उत्पादन का व्यवस्थित होना था। कहने का मतलब उत्पादन का जो वो स्थिर हो गया, व्यवस्थित होना था, यानी कि जनसंख्या के घनत्व तथा वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण यदि कारक देखें, इस जनसंख्या का जो वितरण और घनत्व है, जो मेन इनके पीछे कुछ कारक हैं, जनसंख्या के घनत्व तथा वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जनसंख्या के जो स्थानीय वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को यदि देखें तो 3 वर्गों में रखा जा सकता है। एक तो भौतिक या प्राकृतिक कारक, एक सांस्कृतिक कारक और एक जनांकीय कारक। ये 3 महत्वपूर्ण कारक हैं जिसको जनसंख्या के अपने घनत्व तथा वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत ले सकते हैं। भौतिक या प्राकृतिक कारक। भौतिक या प्राकृतिक कारक, ये पहला है जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला। अब इनमें क्या क्या है, जैसे स्थलाकृति है, जलवायु है, जल है, मिट्टियां है, खनिज है, स्थानिक संबंध है, ये सारे भौतिक या प्राकृतिक के कारक जो जनसंख्या के घनत्व तथा वितरण को प्रभावित करते हैं। यानी स्थलाकृति, जलवायु, जल, मिट्टियां, खनिज, स्थानिक संबंध, ये सभी चीजें इसमें आएंगी। दूसरा है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, अब इनमें क्या है, सामाजिक गुण एवं संस्थाएं। सांस्कृतिक कारक का मतलब सामाजिक गुण एवं संस्थाएं, आर्थिक विकास की जो अवस्था है वो, और प्लस राजनीतिक संगठन। यानी सांस्कृतिक कारक में सामाजिक गुण एवं संस्थाएं और आर्थिक विकास की जो अवस्था है वो, एवं राजनीतिक संगठन। अब अगला, इससे अगला तीसरा आता है जनांकीय कारक। जनांकीय यानी कि जनांकीय कारक। अब ये जनांकीय कारक क्या है, यानी जन्म व मृत्यु दरों में जो भिन्नता है, जन्म व मृत्यु दरों में भिन्नता, और एक माइग्रेशन जो स्थानांतरण है, जन्म एवं मृत्यु में भिन्नता तथा स्थानांतरण, ये जनांकीय में आता है। यानी कि जनांकीय कारक में जन्म व मृत्यु दरों में जो भिन्नता आती है और माइग्रेशन होता है। अब इन तीनों कारकों का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो जनसंख्या के घनत्व और वितरण पर पड़ता है। यह एक तथ्य भी है कि इन सभी कारकों में कभी भी एकाकी रूप से प्रभावी न होकर के एक जो संयोगों में ये प्रभावी होते हैं। और यह भी देखा गया है कि जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती है तो भौतिक कारकों का प्रत्यक्ष प्रभाव कम होता जाता है। यानी कि जो जो सभ्यता का विकास होता है भौतिक कारक कम होते जाते हैं स्वतः ही। और कृषि प्रधान तथा पिछड़े समाजों एवं जनसंख्या का जो सेकेंडरी भूमि, जो अनुत्पादक जिसको बोलते हैं हमें, अनुत्पादक जो विभव है, जिसकी क्षमता कह दो चाहे, उस पर मूलतः निर्भर करता है। तथा ऐसे समाज जो है वो प्रकोपों के शिकार होते हैं। और जो प्राविधिकी रूप से उन्नत नगरीय समाज एवं सांस्कृतिक कारक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब यदि भौतिक कारक में
सबसे पहले कौन सा आता है? धरातल का समरूप या स्थलाकृति। धरातल का समरूप या स्थलाकृति। अब ये धरातल का समरूप या स्थलाकृति जनसंख्या के वितरण और घनत्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है भौतिक कारक में। जैसे स्थल का जो जनसंख्या के साथ में जो स्थल है उसका जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप को एक सीधा सीधा बृहद, जिसको बोलते हैं अपने बृहद बोलते हैं, मेजर और मैक्रो एंड माइक्रो कह सकते हैं अपने, बृहद तथा सूक्ष्म, मैक्रो एंड माइक्रो दोनों स्तरों का एक प्रभाव डालते हैं, दोनों स्तरों को प्रभावित करते हैं। और बृहद स्तर पर स्थानों का जो जनसंख्या के वितरण का प्रभाव है वो पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। जैसे ऊंचाई के साथ में ऊंचाई के अवसाद है, ये भूजल है, ये सब कारक इसके अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है कि ढालों का जो अंश है वहां पर जनसंख्या के वितरण एवं संकेंद्रण में जो क्रांतिक कारक है वो तीव्र ढालों पर कृषि योग्य भूमि सीमित होती है, अतः वहां भी एक विरल आबादी मिलती है। और अपवाद की दशाएं भी किसी क्षेत्र में मानव निवास को प्रभावित करती है। जैसे दलदली क्षेत्रों में मानव बस्तियां अल्प ही होती हैं। भारत में कच्छ की खाड़ी इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। भारत में जो कच्छ की खाड़ी है वो एक इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और जो भूमिगत जल का स्तर है वो गहराई भी ग्रामीण अधिवासियों के आधार को प्रभावित करती है। धरातल के निकट ही जल स्तर होने पर बस्तियां छोटी व सघन होती हैं और इसके विपरीत यदि गहराई पर जल स्थित होता है तो बस्तियों का आकार बड़ा होता है और वो दूर दूर तक स्थित होती हैं। दूसरा आता है इसमें अपने भौतिक कारक में जो स्थलाकृति पहला था जो धरातल का समरूप था, और इसी क्रम में अपने भौतिक कारक में दूसरा आता है जलवायु। अब जलवायु का मतलब तापमान, वर्षा, जो अपने स्वास्थ्यवर्धन जिसको बोलते हैं स्वास्थ्यवर्धन जलवायु होती है, यानी तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। मानव जलवायु द्वारा निर्धारित सीमाओं को लांघ नहीं सकता है। मानव कहने का मतलब मानव जलवायु द्वारा जो निर्धारित सीमा है उसको नहीं लांघ सकता है। त्रिवार्था ने तो यहां तक कह दिया था कि विश्व के ठंडे, उष्णाद्र व शुष्क जो प्रदेश हैं वो जलवायु की बाधाओं के कारण ही आज विरल आबाद हैं, और यहाँ तापमान एवं वर्षा की जो अति विषमताएं होती हैं वो मानव निवास को प्रभावित करती हैं या प्रत्याकर्षित करती हैं। इसके बाद में अगर यदि इसी क्रम में लें भौतिक कारकों में तो तीसरा नंबर पर आता है मिट्टी, मृदा, मिट्टियां। मिट्टी का जो प्रकार है उसकी गुणवत्ता है किसी सीमा तक मानव ये निवास को प्रभावित करती है। मिट्टी के गठन तथा अन्य भिन्नताओं के कारण भूमि उपयोग में स्थानिक एक जो आधार है, स्थानिक एक अंतर है, जो स्थानिक अंतर है वो उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब है कि मिट्टी के गठन तथा भिन्नताओं के कारण ही भूमि का जो कुपोषण में जो स्थानिक अंतर है वो उपस्थित होते हैं, और वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। क्योंकि उच्च मध्य अक्षांशों की जो पोरजोल तथा उष्ण कटिबंधों की जो लेटेराइट मिट्टी है और सघन कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, अतः यहाँ सघन आबादी नहीं मिलती है। और इसके विपरीत यदि लें तो ज्वालामुखी उत्पत्ति की जो उर्वरक तथा काली मिट्टियां होती हैं, नदी बेसिनों की जो गहरी कांप मिट्टी होती है, मध्य अक्षांशों तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की चारागाह मिट्टियां सघन आबादी का एक पोषण करने में समर्थ होती हैं। कहने का मतलब है कि आज भी विश्व की लगभग आधी जनसंख्या कृषि से ही आजीविका प्राप्त करती है, और कृषि का सीधा संबंध मृदा से है। यानी कि कहने का मतलब है कि आजीविका प्राप्त करती है कृषि से, और
इसलिए भारत में गंगा सिंधु मैदान व तटीय डेल्टा प्रदेश और चीन में डेल्टाई मैदान जैसे जावा तथा जापान की लावा मिट्टियां जनसंख्या के उच्च घनत्व का पोषण भी करती हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी भी एक भौतिक कारक के अंतर्गत जनसंख्या की घनत्व तथा वितरण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में यदि इसी क्रम में लें तो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अब ये जो खनिज और ऊर्जा संसाधन है ये भी इनकी जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में खनिज व ऊर्जा के संसाधन जनसंख्या के वितरण के प्रभावकारी कारक बन गए हैं। कहने का मतलब है कि सभी देशों में कोयले के वितरण तथा घनी जनसंख्या में गहरा संबंध पाया जाता है। खनिज संपन्न देश जो क्षेत्र होते हैं, खनिज संपन्न क्षेत्र उसमें भौतिक रूप से एक आकर्षण होते हुए भी जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब जो खनिज संपन्न राष्ट्र होते हैं वो जनसंख्या को अधिक आकर्षित करते हैं। इसके बाद में एक जो स्थानिक संबंध कह दो और चाहे अभिगम्यता कह दो, स्थानिक संबंध या अभिगम्यता ये भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करती है। अब इनमें ये भी फिजिकल में आता है, भौतिक कारक में आता है, फिजिकल फैक्टर है स्थानिक संबंध या अभिगम्यता, यानी किसी क्षेत्र में परिवहन के साधनों का जो निकटता है वहां की जनसंख्या के बसाव को प्रेरित करती है। और यही कारण है कि महाद्वीपों के तटीय भाग आंतरिक भागों की अपेक्षा अधिक घने आबाद हैं। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और तटवर्ती क्षेत्रों को विश्व व्यापार की सुविधा रहती है, अतः वहां घनी जनसंख्या रहती है। कहने का मतलब है कि हडसन और जो एक क्षेत्र है कोर्डिल बोलते हैं, हमने कोर्डिलोर बोलते हैं, हडसन मोहाक जो गलियारा है उस पर स्थित जो न्यूयॉर्क नगर है इसका एक उत्तम उदाहरण भी है। कहने का मतलब है कि जो स्थानिक संबंध या अभिगम्यता किसी भी क्षेत्र में परिवहन के माध्यमों में निकटता वहां की जनसंख्या के बसाव को प्रेरित करती है। और यही कारण है कि महाद्वीपों के तटीय भाग आंतरिक भागों की अपेक्षा अधिक घने आबाद हैं और तटवर्ती क्षेत्रों को एक विश्व व्यापार की सुविधा, एक तटवर्ती क्षेत्रों को जो विश्व व्यापार की सुविधा भी रहती है, इसलिए वहां घनी जनसंख्या रहती है। ये जो गलियारा है न्यूयॉर्क नगर, जिसको एक हडसन मोहाक गलियारा कहते हैं, उन पर स्थित एक न्यूयॉर्क नगर इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ये तो थे अपने जिसको भौतिक कारक कहते हैं। और अब आता है अपने इसी क्रम में दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक बोल सकते हैं अपने, ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, यानी इसमें विद्वानों ने जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास अभौतिक कारकों की भूमिका को अधिक प्रभावित करता है, यानी अधिक बल देता है। कहने का मतलब है कि जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास है वो जो औद्योगिक कारकों को भूमिका में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसी कारण इनमें जो एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में जो प्रभाव इससे स्पष्ट होता है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या के निवास पर वहां बस्तियां, इतिहास, अर्थव्यवस्था के प्रकार और जो प्राविधिकी यानी टेक्नोलॉजी प्रगति, जिसकी राजनीतिक निर्णय, सामाजिक संगठन नियंत्रण को महत्वपूर्ण माना है। जो नई दुनिया जिसको बोलते हैं हमने, नई दुनिया तथा पुरानी दुनिया में जनसंख्या के वर्तमान जो वितरण है उनकी विषमता की व्याख्या करने और उसके बसाव के इतिहास के संदर्भ में भी कही जा सकती है। जो पुरानी दुनिया में शताब्दियों से लोग कृषि करने का कार्य कर रहे हैं, अतः वह सघन आबाद है। इसके विपरीत नई दुनिया में उत्पादन जो भूमि होते हुए भी उत्पादक भूमि होते हुए भी वहां पर विरल आबादी पाई जाती है। किसी क्षेत्र की आर्थिक उपयोगिता उसकी पोषण क्षमता तथा रोजगार प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। यानी आर्थिक
सभ्यताओं, जिसको बोला जाता है आर्थिक सभ्यताओं में ही किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तथा उसकी जनसंख्या का आधार निर्धारित होता है। कृषि आधारित यानी कृषि आधारित समाज की जो बस्तियां हैं वो औद्योगिक समाज की बस्तियों के संबंध से भिन्न होती हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की विविधता तथा जनसंख्या की सभ्यता भी धनात्मक रूप से परस्पर संबंधित है। इसका प्रमुख कारण यह है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था में जो एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि परक अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक पोषण को क्षमता रही है। इसलिए औद्योगिक समाजों में बस्तियों का आकार तथा जनसंख्या की सघनता कृषि परक समाज की अपेक्षा अधिक होती है, जो प्राविधिकी प्रगति की जनसंख्या से वितरण तथा घनत्व को नियंत्रित करती है। प्राविधिकी किसी क्षेत्र की पोषण क्षमता में वृद्धि करती है तथा जनघनत्व को प्रेरित करती है। उदाहरण लें तो जो मरुस्थलों में अनेक क्षेत्र सिंचाई के विकास से उर्वरक कृषि क्षेत्र में बदल गए हैं, इसका एग्जाम्पल लें तो। और अनेक राजनीतिक कारक भी विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या के वितरण और उसके घनत्व को भी प्रभावित करते रहे हैं। 1947 में भारत के विभाजन के से उत्पन्न जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कारण भारत और पाकिस्तान में जनसंख्या का जो पुनर्वितरण हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल के निर्माण से भी पश्चिमी एशिया में ऐसे ही प्रभावित हुआ है। इस प्रकार से किसी भी देश में राजनीतिक निर्णय भी देश के भीतरी जनसंख्या के प्रवास तथा पुनर्विकास प्रभावित करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। पूर्ववर्ती जो सोवियत संघ में पूर्व साइबेरिया का बसाव भी इसी कारण से संभव हुआ है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अब बड़े बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों की अनुमति नहीं है। इस नियंत्रण के कारण अति जनसंख्या जो जनसंकुल है जिसको बोलते हैं अपने ओवर पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, देशों के लोग कम जनसंकुलों के देशों के में आकर के नहीं बच सकते। उदाहरण के लिए यदि ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाले जो संसाधन मौजूद होते हुए भी अब अप्रवास पर रोक लगी हुई है। विगत अतीत में जनसंख्या के बड़े पैमाने पर जो प्रवास हुए हैं, परंतु विगत कुछ दशकों में ऐसे स्थानांतरणों में बेहद कमी आई है। अब इसका अगला जो करेंगे अपने जनांकीय कारक है वो अगले वीडियो में करेंगे, अगले पार्ट में अपने इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।